आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सुप्रसिद्ध कवि कथाकार साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कवि विनोद कुमार शुक्ल के बारे में। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी सन 1937 ईस्वी में हुआ। एक हिंदी साहित्यकार थे जिन्हें हिंदी साहित्य में उनके अनूठे और सादगी भरे लेखन के लिए जाना जाता भी है। शुक्ल ने उपन्यास एवं कविता विधाओं में साहित्य सृजन किया है। उनका पहला कविता संग्रह 1971 ईस्वी में लगभग जय हिंद नाम से प्रकाशित हुआ। सन 1979 ईस्वी में नौकर की कमीज नाम से उनका उपन्यास आया, जिस पर फिल्मकार मनी कौल ने इसी नाम से फिल्म भी बनाई। शुक्ल के दूसरे उपन्यास दीवार में एक खिड़की रहती थी, जो कि साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त कर चुकी है। सन 2024 ईस्वी में उन्हें भारतीय साहित्य के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यदि उनके शुरुआती जीवन के बारे में बात करें तो 1 जनवरी सन 1937 ईस्वी को भारत के राज्य मध्य प्रदेश, जो कि वर्तमान अब छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में जन्मे शुक्ल ने प्राध्यापन को रोजगार के रूप में चुनकर अपना पूरा ध्यान साहित्य सृजन में लगाया। यदि आगे वीडियो के अंदर साहित्यिक जीवन के बारे में बात करें तो विनोद कुमार शुक्ल हिंदी कविता के बृहत्तर परिदृश्य में अपनी विशिष्ट भाषिक बनावट और संवेदनात्मक गहराई के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने समकालीन हिंदी कविता को अपने मौलिक कृतित्व से संपत्तर बनाया है और इसके लिए वे पूरे भारतीय काव्य परिदृश्य में अलग से पहचाने जाते हैं। उनकी एकदम भिन्न साहित्यिक शैली ने परिपाटी को तोड़ते हुए ताजा झोंके की तरह पाठकों को प्रभावित किया, जिसको जादुई यथार्थ के आसपास की शैली के रूप में महसूस किया जा सकता है। वे कवि होने के साथ साथ श्रीसस्त कथाकार भी हैं। उनके उपन्यासों ने भी हिंदी में एक मौलिक भारतीय उपन्यास की संभावना को राह दी है। उन्होंने एक साथ लोक आख्यान और आधुनिक मनुष्य की अस्तित्व मूलक जटिल आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति को समाविष्ट कर एक नए कथा ढांचे का आविष्कार किया है। अपने उपन्यासों के माध्यम से उन्होंने हमारे दैनंदिन जीवन की कथा समृद्धि को अद्भुत कौशल के साथ उभारा है। मध्यम वर्गीय जीवन की बहुविध बारीकियों को समाये उनके विलक्षण चरित्रों का भारतीय कथा सृष्टि में समृद्धकारी योगदान है। वे अपनी पीढ़ी के एक ऐसे अकेले लेखक हैं जिनके लेखन ने एक नई तरह की आलोचना दृष्टि को आविष्कृत करने की प्रेरणा दी है। आज वे सर्वाधिक चर्चित लेखक हैं। अपनी विशिष्ट भाषिक बनावट, संवेदनात्मक गहराई, उत्कृष्ट सृजनशीलता से श्री शुक्ल ने भारतीय वैश्विक साहित्य को अद्वितीय रूप से समृद्ध किया है। यदि अब वीडियो में आगे उनकी प्रमुख कृतियों के बारे में बात करें, सर्वप्रथम यदि कविता संग्रह के बारे में बात करें तो लगभग जय हिंद, वह आदमी चला गया, नया गरम कोट पहनकर विचार की तरह, सब कुछ होना बचा रहेगा, अतिरिक्त नहीं, कविता से लंबी कविता, आकाश धरती को खटखटाता है, 50 कविताएं, कभी के बाद अभी, कवि ने कहा चुनी हुई कविताएं, प्रतिनिधि कविताएं। यदि आगे वीडियो के अंदर उपन्यास की बारे में बात करें तो नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी, हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़, यासी रासा तो एक चुप्पी जगह। यदि उनके कहानी के बारे में बात करें तो पेड़ पर कमरा, महाविद्यालय, एक कहानी, घोड़ा और अन्य कहानियाँ। यदि उनकी कहानी कविता पर पुस्तक के बारे में बात करें तो गोदाम, गमले में जंगल। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलने की घोषणा पर विनोद कुमार शुक्ल ने किसी टीवी इंटरव्यू में कहा था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलने से मुझे खुशी हुई। मैं अभी भी यह महसूस करता हूँ कि मैं क्या कुछ और लिख सकता हूँ, उसे लिखूं। मैं यह भी महसूस करता हूँ कि मेरे लिखने के लिए अभी बहुत कुछ शेष बचा हुआ है।
विनोद कुमार शुक्ल पिछले 50 वर्षों से अधिक समय से लिख रहे थे। उनका पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद सन 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कविता और उपन्यास लेखन के लिए उन्हें भारत में तो कई सम्मान मिले ही हैं। 2 साल पहले उन्हें पेन अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के लिए नाबोकाव अवार्ड से भी सम्मानित किया था। एशिया के वे पहले साहित्यकार हैं जिन्हें इस सम्मान से नवाजा गया है। पिछले ही साल साहित्य अकादमी ने उन्हें महत्तर साहित्य अकादमी की सदस्यता से सम्मानित किया था। यदि आगे बात करें कि किस प्रकार माँ ने बनाया लेखक, इस जवाब में विनोद कुमार शुक्ल क्या कहते हैं, तो ये बताना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि मैं लेखक कैसे बन गया। लेकिन तब भी घर में इस तरह का वातावरण तो जरूर था, सभी लिखते थे। मेरा ख्याल है कि किसी को पढ़ते हुए देखकर मेरी भी इच्छा होने लगी कि मैं भी लिख कर देखूं। मेरे चचेरे बड़े भाई कविताएं लिखा करते थे। दूसरी ये बात है कि मेरी माँ का बचपन जो है वो आज के बांग्लादेश के जमालपुर में बीता। मेरे नाना कानपुर के थे और किसी व्यापार के सिलसिले में बांग्लादेश चले गए थे। जब अम्मा 9-10 साल की थी तो लौट कर आ गई। नाना की मौत हो गई थी, बल्कि दंगे वगैरों की वजह से उनकी हत्या कर दी गई थी। तो अम्मा जब लौट करके आई तो अपने साथ अपनी गठरी में वो कुछ बंगाल के संस्कार भी लेकर आई। मेरी रुचि बनने में अम्मा का भी बहुत बड़ा हाथ है। जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे पिता चल बसे थे। बहुत धुंधली यादें हैं उनकी। हमारा संयुक्त परिवार था। एक बार बहुत मुश्किल से मैंने 2 रुपये बचाए थे। मैंने अम्मा से पूछा कि अम्मा, मैं इनका क्या करूं? तो अम्मा ने मुझसे कहा कि कोई अच्छी किताब खरीद लो। और अच्छी किताब के रूप में उन्होंने शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का नाम लिया, बंकिम का नाम लिया, रविंद्रनाथ टैगोर का नाम लिया। तब मैंने अपने बचाए हुए पैसों से सबसे पहली किताब विजया खरीदी, जो कि शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की थी। उस किताब को मैंने पढ़ने की कोशिश की। अम्मा हमेशा मुझसे कहती थी कि जब भी पढ़ना तो संसार की सबसे अच्छी किताब पढ़ना। फिर बाद में उन्होंने खुद मुझसे कहा कि तुम अपने परिवार के बारे में जरूर लिखो। उस तरह से मेरा ध्यान तो जरूर रहा कि मुझे लिखना है। लिखने की कोशिश में जब भी मैं किसी प्रकार की मुश्किल में पड़ता था तो मुश्किल तो ये होती थी कि ठीक ठीक अपनी मौलिकता को पाना बहुत कठिन काम है। यानी आप लिखें तो अपना ही लिखें। तो इसकी शुरुआत बचपन से ही हो गई थी और इसका कारण भी अम्मा ही थी। एक बार क्या हुआ कि लिखते लिखते भवानी प्रसाद मिश्र की ये पंक्ति, मैं गीत बेचता हूँ, मेरी कविता में आ गई। तो मेरे चचेरे भाई ने मुझसे कहा कि ये तो भवानी प्रसाद मिश्र की कविता की पंक्ति है, ये तुम्हारे में कैसे आई? और वो कुछ नाराज भी हुए। तो मुझे बहुत दुख हुआ। मुझको चोरी से बहुत डर लगता था। संयुक्त परिवार में रहते थे, वहाँ हर किसी की चीज इधर से उधर हो जाया करती थी। हम लोग चूंकि आश्रित थे तो हर बार ये लगता कि कहीं कोई ये सोच ले, क्योंकि परिवार में लोगों के पास अच्छी चीज होती थी, अच्छे खिलौने होते थे। दूसरे मेरे सारे चाचा काफी संपन्न थे, तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल होती थी। तो मुझे चोरी से बहुत डर लगता था। जब अम्मा ने उस दौरान कहा कि कुछ कर क्यों नहीं रहे हो, तब फिर मैंने यही कहा कि मैंने एक कविता लिखी, लेकिन ना जाने कहां से उसमें भवानी प्रसाद मिश्र की कविता की पंक्ति आ गई। मैं तो नहीं जानता कि ये कैसे आ गई। मैं गीत बेचता हूं में ये बहुत लोकप्रिय कविता थी। इन सब चीजों में, अपनी याददाश्त में, अपने अंदर बस जाने वाली रचनाओं के बाद में अपनी रचनाओं को पाना बड़ा कठिन काम था। तब मैंने अम्मा से कहा कि फिर मैं क्या करूं? तो अम्मा ने मुझसे ये कहा कि देखो, अपनी छन्नी भी बनाओ। जैसा हम चाय बनाते हैं तो चाय की छननी होती है, आटे की छननी होती है, मैदे की छननी होती है। इसी तरह अलग अलग चीजों की छननी होती है। तुम भी अपने लिखने की छननी बनाओ कि तुम्हारा लिखा ही तुम्हारे पास में रहे, दूसरों का लिखा तुम्हारे पास न आ जाए।
तो एक अतिरिक्त किस्म की छान देने वाली जिम्मेदारी मेरी रचना के साथ में स्वतः पता नहीं कैसे आई, ये मैं नहीं जानता। इस बात की कोशिश रहती थी कि दूसरे का लिखा मेरे लिखे में न आ जाए। अपने लिखे पर बार बार जोर देने से इसकी शुरुआत हुई। आगे यदि वीडियो के अंदर बात करें कि कैसे चर्चा में रहा था रॉयल्टी का मामला। अपने अंतिम दिनों में भी जब वे अस्पताल में थे, उनके पास कागज और कलम हमेशा रहता था। उनके बेटे शाश्वत के अनुसार अस्पताल में ऑक्सीजन पर रहते हुए भी वे लेखन कार्य जारी रखे हुए थे। इस साल सितंबर में रायपुर के चौथे हिंद युग महोत्सव के दौरान उन्हें 30 लाख रुपए की रॉयल्टी का प्रतीकात्मक चेक दिया गया था, जो काफी चर्चा में रहा। महोत्सव में शुक्ल ने कहा था कि व्यक्ति जितना स्थानीय होगा उतना ही वैश्विकता उसके भीतर होगी और इसलिए अपनी स्थानीयता और बचपन की स्मृतियों को संभाल कर रखना चाहिए। यह उनका घर से बाहर आखिरी सार्वजनिक कार्यक्रम था। यदि आगे कविता के बारे में बात करें, मैं स्वाभाविक मौत तक जिंदा रहना चाहता हूँ। अगर रोज कर्फ्यू के दिन हो तो कोई अपनी मौत नहीं मरेगा, कोई किसी को मार देगा, पर मैं स्वाभाविक मौत मरने तक जिंदा रहना चाहता हूँ, दूसरों के मारने तक नहीं। और रोज की तरह अपना शहर रोज घूमना चाहता हूँ। शहर घूमना मेरी आदत है, ऐसी आदत कि कर्फ्यू के दिन भी किसी तरह दरवाजे खटखटा कर सबके हालचाल पूछूं। हो सकता है हत्यारे का दरवाजा भी खटखटाऊं। अगर वह हिंदू हुआ तो अपनी जान हिंदू कहकर न बचाऊं, मुसलमान कहूं। अगर मुसलमान हुआ तो अपनी जान मुसलमान कहकर न बचाऊं, हिंदू कहूं। हो सकता है इसके बाद भी मेरी जान बच जाए तो मैं दूसरों के मारने तक नहीं, अपने मरने तक जिंदा रहूं। आगे यदि वीडियो के अंदर हिंदी साहित्य में जादुई यथार्थवाद और विनोद कुमार शुक्ल की लेखनी के बारे में बात करें, तो यथार्थ का आशय सच से है। सच जो वास्तव में बिना किसी बनावट, कल्पना या लाग लपेट के उपस्थित होता है। सूरज का उगना या डूबना यथार्थ है क्योंकि यह सच है और हम इसकी पुष्टि कर सकते हैं। किंतु यदि कोई कहे मैं उड़ सकता हूं तो यह यथार्थ नहीं, कल्पना है। इस तरह से यथार्थ सच की प्रस्तुति है। यथार्थ शब्द संस्कृत भाषा का है और यह दो शब्दों से मिलकर बना है, यथा एवं अर्थ। यथा का मतलब है जैसा या जिस तरह, और अर्थ का मतलब है अर्थ, सच्चाई या वास्तविकता। तब यथार्थ का आशय हुआ सच जैसा अर्थ, जबकि इसके विपरीत जादू असाधारण या समझ से परे वाली घटना है। जादू में ऐसा लगता है कि कोई शक्ति या घटना व्याख्या प्रकृति के नियमों से बाहर है, जैसे कोई उड़ना, अदृश्य होना या चीजों का गायब करना जो हमारी कल्पनाओं में है। जादू उसके करके दिखाता है। जादू की इस अवधारणा का प्रयोग साहित्य में रहस्य, आश्चर्य या मनोरंजन और घटनाओं में मोड़ देने के लिए किया जाता है। साहित्य में यथार्थवाद एक महत्वपूर्ण साहित्यिक धारा है जो समाज की सच्चाई को बिना किसी लाग लपेट या कल्पना के प्रस्तुत करने का प्रयास करती है। यथार्थवाद जीवन को जैसा है वैसा ही दिखाने का समर्थक है। इसमें रोजमर्रा की सच्चाई, समाज की अच्छाइयाँ, बुराइयाँ और मनुष्य के अकथ संघर्ष को सच के निकट रखा जाता है। यह धारा भावनाओं या कल्पना से अधिक तथ्यों और वास्तविकता पर बल देती है। इसमें सामाजिक समस्याएं जैसे गरीबी, शोषण, अन्याय और आम इंसान के जीवन में इनके प्रभाव को लिखा जाता है। इस यथार्थवादी शैली की एक धारा जादुई यथार्थवाद है। जादुई यथार्थवाद ऐसी साहित्यिक विधा है जिसमें वास्तविकता और जादुई कल्पना या अलौकिक बातों को इस तरह मिलाया जाता है कि दोनों एक साथ सामान्य से लगते हैं। इस तरह से यह न तो पूरी तरह कल्पना होती है, न ही सिर्फ सच।
जादुई यथार्थवाद लेखन शैली यथार्थवादी विधि से हटकर अपने में प्रतीक, बिंब, कल्पना, स्वप्न, लोक विश्वास, लोक मान्यताएं, मिथक, किस्सा गोई, भूत प्रेत आदि को समाविष्ट कर एक ऐसे लोक का चित्रण करती है जो देखने में भले ही जादुई लगे मगर उसका कथ्य यथार्थ ही होता है। ऐसे साहित्य के पात्रों की रोजमर्रा की दुनिया में जादुई घटनाएं होती हैं और उन्हें असामान्य नहीं माना जाता। इस शैली की मदद से लेखक समाज, संस्कृति या इतिहास की गहरी सच्चाई को दिखाने का प्रयास करता है। जैसे जादुई यथार्थवादी शैली में नायक उड़ने लगता है या मरे हुए लोग भी आम जिंदगी का हिस्सा होते हैं। यह शैली 20वीं सदी में लैटिन अमेरिका से शुरू हुई लेकिन अब दुनिया भर में फैल गई है। पाश्चात्य साहित्य में देखें तो गैब्रियल गार्सिया मार्केज का प्रसिद्ध उपन्यास 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड में वर्णित एक गांव में भूत, भविष्यवाणियां और असाधारण घटनाएं सच की तरह चलती है। सलमान रुश्दी के मिडनाइट चिल्ड्रेन में नायक की अलौकिक शक्तियां भारत के इतिहास के साथ जुड़ी है। किसी यथार्थवादी रचना में जब किसी किसान की फसल बर्बाद होती है तो वह कर्ज में डूब जाता है, जबकि जादुई यथार्थवाद वाली रचना में एक किसान की फसल बर्बाद होती है लेकिन उनकी आत्मा फसल से बात करती है और उसे नई जिंदगी देती है। इस तरह से दोनों तरीके समाज को दिखाते हैं लेकिन जादुई यथार्थवाद कल्पना से उसे नया रंग देता है जबकि यथार्थवाद उसे आईने की तरह पेश करता है। यहाँ पर हमें जादुई यथार्थवाद और रहस्यवाद में अंतर समझना होगा। प्रश्न है कि क्या यह कहा जा सकता है कि कबीर की उलटवासियां या फिर जायसीकृत पद्यावत में जादुई यथार्थवाद के दर्शन होते हैं? इसका संक्षिप्त सा उत्तर यह है कि इन कवियों के रहस्यवाद में प्रतीकात्मकता और अलौकिक तत्व हैं। जादुई यथार्थवाद शैली की मदद से समाज की गहराई से दिखाना है लेकिन सूफी कवियों या कबीर के काव्य में चीजों को प्रतीकों के माध्यम से समझाया गया है। रहस्यवाद एक आध्यात्मिक या दार्शनिक दृष्टिकोण है जिसमें आत्मा का ईश्वर, प्रकृति या किसी अलौकिक सत्ता से मिलन होता है। यह गहरे अनुभव और प्रतीकों से भरा होता है, जबकि जादुई यथार्थवाद में सच को जादू से गहरा और काव्यात्मक बनाना होता है। इसमें सामाजिक सच को देखने का दृष्टिकोण है, जबकि रहस्यवाद व्यक्तिगत और आध्यात्मिक अनुभव को समेटे है। हिंदी साहित्य में यथार्थवाद सन 1920-30 के दशक में आना शुरू हुआ। यह पश्चिमी यथार्थवाद से प्रभावित तो था लेकिन भारतीय समाज के हिसाब से ढला। भारतीय समाज में आधुनिक विचारों के आगमन, अंग्रेजी शिक्षा और पश्चिम की सामाजिक मूल्य प्रणाली के प्रवेश, स्वतंत्रता संग्राम, सामाजिक सुधार और औद्योगिक बदलाव ने यथार्थवाद को बढ़ावा दिया। इसी कारण लेखकों ने औपनिवेशिक शोषण, सामाजिक टकराव और सामंती व्यवस्था जैसी चीजों पर लिखा। हिंदी साहित्य में यथार्थवाद के समर्थक लेखकों ने सामाजिक सच्चाई जैसे गरीबी, जातिवाद, शोषण और लैंगिक असमानता जैसे मुद्दों को उठाया है। उन्होंने साहित्य में पौराणिक चरित्रों और राजाओं के किस्सों को लिखने के बजाय आम इंसान के चित्रण पर जोर दिया। इनके साहित्य में नायक शक्तिशाली एवं धनी लोग नहीं अपितु किसान, मजदूर या गृहस्थ होते हैं, इसलिए उनमें सादगी और सच्चाई दिखती है। हिंदी साहित्य में जादुई यथार्थवाद शैली 20वीं सदी के मध्य और उत्तरार्ध यानी कि 1950 से 60 ईस्वी के बाद तब दिखने लगी, जब वैश्विक साहित्य का प्रभाव बढ़ा और लैटिन अमेरिकी जादुई यथार्थवाद से भारतीय लेखकों का परिचय बढ़ा। इसके अलावा भारतीय लोक एवं दंत कथाओं में वर्णित जादुई कहानियों का संसार पहले से ही मौजूद था। हिंदी साहित्य में इसके प्रमुख उदाहरण उदय प्रकाश, कैलाश वाजपेयी, अलका सरावगी, राजेश जोशी, मनोहर श्याम जोशी और विनोद कुमार शुक्ल आदि हैं। मनोहर श्याम जोशी किस्से कहानी, लोक कथाओं, लोक विश्वासों के माध्यम से हमें किसी दूसरे ही लोक में ले जाते हैं। उदय प्रकाश समाज में बढ़ती विसंगतियों के साथ कल्पना, फैंटेसी, भूत प्रेत का साथ लेकर समाज की बुराइयों को और अधिक गहरा कर देते हैं। अलका सरावगी
अपने बातों में लोग के विश्वासों और लोक मान्यताओं के आधार को बनाते हुए किस्सा कहती हैं। राजेश जोशी की कहानियों में कल्पना के साथ बाल सुलभ कल्पना तथा प्रतीक हैं, जिसके द्वारा वह गहरी बातें कह जाते हैं। विनोद कुमार शुक्ल द्वारा कल्पना का जो स्थान तो दिया गया है, लेकिन उनका कथ्य जादुई यथार्थवाद शिल्प के माध्यम से प्रकट हुआ है। इन्हीं विनोद कुमार शुक्ल को हाल ही में ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की घोषणा भी की गई थी। ज्ञातव्य है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार हाल की कुछ आलोचनाओं के बावजूद भारतीय साहित्य के लिए सर्वोच्च श्रेणी का सम्मान माना जाता है। यह सम्मान विनोद कुमार शुक्ल की बतौर लेखकीय उपलब्धि को नहीं, बल्कि हिंदी साहित्य की सहज, संवेदनशील और नवाचारी धारा को मिला है। शुक्ल हिंदी के उन विरले लेखकों में से हैं जिन्होंने शब्दों को साधने के लिए शोर नहीं मचाया, बल्कि चुपचाप एक ऐसी दुनिया रची जो अपनी मौलिकता, गहराई और मासूमियत में अनोखी है। उनकी रचनाओं में संवेदनशीलता एक अनूठा जादू है जो पाठकों को रोजमर्रा की दुनिया को नए ढंग से देखने के लिए प्रेरित करता है। शुक्ल की सबसे बड़ी विशेषता उनकी भाषा की सादगी और गहरी अर्थवत्ता है। चाहे उनकी कविताएं हो या उपन्यास, हर रचना में एक अनकही तरलता है जो भीतर तक उतर जाती है। उनके पात्र आम आदमी की सहजता, अपने सपने और संघर्ष के प्रतीक हैं। उनकी लेखनी में कल्पनाशीलता और यथार्थवाद का अनूठा संगम मिलता है। उनके यहाँ मामूली लगने वाली चीजें भी खास हो जाया करती है। उनकी कविताओं में एक अबूझ जादू होता है जो ठहरकर सोचने को मजबूर करता है। उनके लेखन में गांव, कस्बे, प्रकृति, चिड़िया, बच्चे, घर आंगन और खिड़कियों का खास महत्व है। ये प्रतीक बनकर हमारे भीतर तक ध्वनित होते हैं। उनकी लेखनी सरलता में गहराई ढूंढती है। वह अपनी बात को भारी भरकम विचारों से नहीं, अपितु बल्कि छोटे छोटे जीवानुभवों की बारीक अभिव्यक्ति से करते हैं। उनका साहित्य केवल बौद्धिकता नहीं, बल्कि संवेदनशीलता को गहरे तक समेटे हैं। तो चलिए, ये रहा विनोद कुमार शुक्ल के बारे में पूरी जानकारी। तो वीडियो को हम अंत करें उससे पहले उन्हीं के द्वारा एक कविता मैं गुनगुनाना चाहता हूँ। हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था। व्यक्ति को मैं नहीं जानता था, हताशा को जानता था। इसलिए मैं उस व्यक्ति के पास गया। मैंने हाथ बढ़ाया। मेरा हाथ पकड़कर वह खड़ा हुआ। मुझे वह नहीं जानता था, मेरे हाथ बढ़ाने को जानता था। हम दोनों साथ चले। दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, साथ चलने को जानते थे। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो कंप्लीट ऑडियो बुक, जिसमें हमने बात की प्रसिद्ध कवि कथाकार विनोद कुमार शुक्ल के बारे में। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को काफ़ी पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन के अंदर अपना महत्वपूर्ण फीडबैक, सजेशंस, वीडियो के प्रति राय, आगे आप किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं जरूर लिखें, जरूर बतावें। फिलहाल आज के वीडियो के अंदर इतना ही। मिलेंगे आप समूह से फिर कल किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।